कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से चैनल के ऊपर। तो आज हम कर रहे हैं मिरेकल सीरीज़ क्लास 11th के डे 3 की शुरुआत। आपको पता ही है ना, मिरेकल सीरीज़ के अंदर हम 45 वीडियोस के अंदर पूरी की पूरी 11th क्लास का सिलेबस ख़त्म करने वाले हैं। तो यार पिछले 2 दिन में हमने एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट के बारे में पढ़ा था कि एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से एक लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ हीट नाम की एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होती है। अब ये ट्रांसफ़र किस किस तरीके से हो सकता है उसके बारे में पढ़ेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो आज के वीडियो के हमारे जो मेन टॉपिक्स होंगे, हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में कि हीट को किस किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड एक सबसे जो इम्पॉर्टेंट तरीका है उसको अपन कहते हैं थर्मल कंडक्शन। तो पूरे थर्मल कंडक्शन के बारे में अंदर से लेके बाहर तक की सारी बातें जानेंगे, ढेर सारी न्यूमेरिकल्स करेंगे। एंड साथ ही साथ में एक और मेथड होता है जिसको अपन बोलते हैं थर्मल कन्वेक्शन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है और थर्मल कन्वेक्शन किस तरीके से नेचर के अंदर होने वाले बहुत सारे फिनोमिना के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे आज के वीडियो के अंदर। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो टुडेज़ वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं आज के वीडियो के अंदर जो भी हम पढ़ रहे हैं। जेई के लिए, नीट के लिए, दोनों ही एग्जाम्स के लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमारी इस सीरीज़ का टारगेट तो आपको पता ही होगा ना, हम किसी एग्ज़ाम को टारगेट नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट है बेसिकली आपका फियर ऑफ फिजिक्स, क्योंकि एक बार वो दूर हो गया तो फिर आप किसी भी एग्ज़ाम को फोड़ सकते हो यार। आप बोर्ड्स भी फोड़ सकते हो, नीट भी फोड़ सकते हो, जेई मेंस का एग्ज़ाम भी फोड़ सकते हो, व्हाटएवर जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो आप उसको फोड़ सकते हो। तो आपको इस सीरीज़ को किस एग्ज़ाम के लिए यूज़ करना है ये आपको डिसाइड करना है। मेरा काम है इस सीरीज़ के अंदर 2 चीज़ें करना। एक तो बहुत ही कम टाइम के अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवाना और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाना, और दूसरा आपका फिजिक्स का डर खत्म करना। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, है ना। तो कितने तरीके हैं जिसके द्वारा एक हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी को हीट ट्रांसफ़र करी जा सकती है। अब आप खुद इसका आंसर दे सकते हो, लेकिन मेरे साथ साथ सोचने की कोशिश करना। तो सबसे पहला मेथड कहलाता है कंडक्शन। ये सॉलिड्स के अंदर सबसे प्राइमरी मेथड है हीट के एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने का। इसमें हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स। अब देखो सॉलिड की स्ट्रक्चर कैसी होती है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या कह लो एटम्स जो होते हैं वो एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर के अंदर अरेंज्ड होते हैं, और वो इतने वेल डिफाइंड तरीके से अरेंज्ड होते हैं कि वो अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो अब यहाँ पर मजबूरी हो गई कि आपके हीट नाम की जो एनर्जी है वो मॉलिक्यूल्स तो मूव कर नहीं सकते, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल हीट एनर्जी एक्सेप्ट करेगा और फिर उसको नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा, फिर नेक्स्ट अपने से नेक्स्ट मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर देगा। तो यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट नहीं होता, केवल और केवल हीट एनर्जी आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होते हुए नज़र आती है। वहीं पर जो दूसरा मेथड है इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन। इसके अंदर क्या होता है, असल में पार्टिकल्स जो हीटेड पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं। सो फ्लूइड्स के अंदर ये आपका प्राइमरी मेथड होगा हीट एनर्जी के ट्रांसफ़र होने का। इसमें हीट इज़ ट्रांसफर्ड एट एक्चुअल मोशन ऑफ हीटेड पार्टिकल। एक्चुअल मोशन होगी, पार्टिकल्स गर्म होंगे और जो गर्म हो चुके हैं पार्टिकल्स वो मूव करेंगे, तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो हीट को कैरी करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। और तीसरा जो मेथड है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ कॉल्ड रेडिएशन। अब इसके अंदर कोई पार्टिकल्स का मूवमेंट नहीं होता, इसके अंदर इवन हमें किसी मीडियम की ज़रूरत ही नहीं है, सॉलिड्स की भी ज़रूरत नहीं है, फ्लूइड्स की भी ज़रूरत नहीं है। ये इवन वैक्यूम के अंदर भी हीट को ट्रांसफ़र करने का काम कर सकता है मेथड। सो इसमें एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक रेडिएशंस की फॉर्म में, वेव्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, राइट, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हीट एनर्जी आपको ट्रांसफ़र होते हुए नजर आएगी। तो ये जो डायग्राम मैंने दिखा रखा है ना यहाँ पर, इसके अंदर आपको तीनों चीज़ें नज़र आ रही है, ठीक है। इसके अंदर आपने कुछ लकड़ियों को जला रखा है, तो क्या हो रहा है यहाँ पर, जो हवा है, इस जगह पर जो हवा है, ठीक है, उसके पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं। अब गर्म होने पर हवा की जो डेंसिटी है वो कम हो जा रही है, और डेंसिटी अगर कम हो गई तो वो फ्लोट करके कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। तो यहाँ पे जो हवा गर्म हो रही है वो धीरे 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 ऊपर उठने लगती है, और इस तरीके से आपके हाथों तक आपको एनर्जी पहुँचते हुए नज़र आती है, ठीक है। अगर अपन एक रॉड लें इस तरीके की और इसको इस जलती हुई आग के ऊपर रखें, तो आप तो रॉड के इस वाले सिरे को गर्म कर रहे हो,
अब रॉड जो है वो सॉलिड स्ट्रक्चर है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, धीरे धीरे आप महसूस करोगे कि आप भले ही इस हिस्से को गर्म कर रहे हो, बट थोड़ी देर बाद में आपके हाथ को भी गर्माहट फील होने लगेगी, यानी कि सॉलिड के अंदर हीट एनर्जी थ्रू कंडक्शन आपको फ्लो होते हुए नजर आएगी। और अगर अपन बात करें कि आप इवन काफ़ी दूर खड़े हो, ठीक है, और मान लो हवा भी नहीं है, तो भी आपको जो लकड़ियाँ जल रही है उसकी तपन महसूस होती है। क्यों? क्योंकि रेडिएशंस की फॉर्म में, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, इनकी फॉर्म में एनर्जी जो है वो लकड़ियाँ, जो जलती हुई लकड़ियाँ हैं, उनसे आपके हाथों तक पहुँच रही है, ठीक है। तो अगर मीडियम की रिक्वायरमेंट है बट असल में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड कंडक्शन, सॉलिड्स के अंदर होगा। मीडियम की रिक्वायरमेंट है बट मॉलिक्यूल्स असल में मूव करेंगी, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, इट इज़ अ प्रीडोमिनेटिंग मेथड इन फ्लूइड्स। एंड अगर किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी का, दैट इज़ कॉल्ड रेडिएशन, ठीक है। तो 3 मोड्स हैं, 3 मोड्स के द्वारा हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से लोअर टेम्परेचर वाली बॉडी की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है। इन तीनों के अलावा कोई और मेथड नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, 1 बाय 1 इन मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे आज के वीडियो के अंदर हम 2 मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, थर्मल कंडक्शन एंड थर्मल कन्वेक्शन। चलो ध्यान देते हैं इनके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं थर्मल कंडक्शन, इसको बड़े ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना है ना। थर्मल कंडक्शन, अब मैंने एक रॉड यहाँ पर दिखाई है आपको, सिलेंड्रिकल रॉड है, मतलब इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। इसके एक सिरे को आपने हायर टेम्परेचर के ऊपर रखा है और दूसरा वाला सिरा जो है वो थोड़े से लोअर टेम्परेचर के ऊपर है। तो हायर टेम्परेचर को मैंने डिनोट किया है TH एंड लोअर टेम्परेचर को मैंने डिनोट किया है TC। H स्टैंड्स फॉर हॉट एंड C स्टैंड्स फॉर कोल्ड, राइट। अब क्या होगा, आपकी एनर्जी जो है वो इस सिरे से धीरे धीरे बढ़ते इस सिरे तक पहुंचने लगेगी थ्रू कंडक्शन। इसको आप एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रिक करंट से। जैसे एक वायर के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देते हो तो करंट फ्लो होने लगती है, वैसे अगर आप एक सॉलिड रॉड के अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर दोगे तो फिर उसके अंदर हीट एनर्जी का कंडक्शन होने लगता है। अब देखो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, स्टेडी स्टेट समझना, क्योंकि हम लोग जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह पढ़ने वाले हैं ना वो स्टेडी स्टेट के लिए ही एप्लीकेबल है। तो स्टेडी स्टेट के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ एनी क्रॉस सेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। कोई सा भी जो पॉइंट है ना आपकी रॉड का, उसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अब आप बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, हीट उसको लगातार मिलती चली जा रही है तो उसका टेम्परेचर तो बढ़ता चला जाना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे रह सकता है। तो भाई साहब अब यहाँ पे खुद ही दिमाग लगाओ कि यह टेम्परेचर केवल और केवल तभी कांस्टेंट रह सकता है जब वो जितनी हीट एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है उतनी की उतनी हीट एनर्जी वो आगे ट्रांसफ़र भी करने लग जाए, दैट इज़ कॉल्ड स्टेडी स्टेट। जैसे मान लो अभी मेरी जेब के अंदर 500 रुपये हैं, अब मेरे इधर एक मेरा दोस्त बैठा हुआ है और मेरे इधर एक दोस्त बैठा हुआ है। अब अगर ये वाला दोस्त मुझे 500 रुपये ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, तो मेरे पास में टोटल रुपए कितने हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, मैं अमीर हो जाऊंगा। लेकिन मुझे तो स्टेडी स्टेट रहना है, मुझे तो जैसा हूँ वैसा का वैसा ही रहना है। तो जो 500 रुपये मुझे मिले हैं वो मैं एज इट इज़ किसको ट्रांसफ़र कर दूंगा, मेरे इधर वाले दोस्त को ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो यहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ मनी भी हो गया और मैं एग्जैक्टली उतना का उतना ही पैसे वाला रहा। मेरे पास में पहले भी 500 रुपये थे, अभी भी 500 रुपये रहे। तो यहाँ पे टेम्परेचर से आप इसको रिप्लेस कर दो तो किसी भी क्रॉस सेक्शन का टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट नज़र आएगा। इसका मतलब पक्का जो भी क्रॉस सेक्शन आप कंसीडर कर रहे हो वो जितनी हीट एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा है उतनी की उतनी हीट एनर्जी रिजेक्ट भी कर रहा होगा। सो हीट एब्जॉर्ब्ड बाय एनी क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू द हीट रिजेक्टेड बाय इट। बहुत ही आसान है, ठीक है। अब इस स्टेडी स्टेट के अंदर जो हीट एनर्जी है वो एक कांस्टेंट रेट के साथ फ्लो करते हुए नज़र आ रही है। सो जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है, यानी कि कितनी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट टाइम आपको फ्लो करते हुए नज़र आ रही है, वो हमें कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती हुई नज़र आएगी। सबसे पहले तो वो हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नज़र आएगी। जितना ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उतनी ज़्यादा रेट से आपको हीट फ्लो करते हुए नज़र आएगी। और दूसरा, द रेट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस पर यूनिट डिस्टेंस, इसको अपन बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। यानी कि आपके दोनों सिरों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जितना ज़्यादा होगा
उतना ज़्यादा रेट से आपको हीट एनर्जी फ्लो करते हुए नजर आएगी. सो दिस रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट is directly proportional to area of cross section as well as dt divided by dx, that is called temperature gradient. और अगर आप proportionality constant यूज करोगे तो this constant is called thermal conductivity, right? और नेगेटिव साइन हमने इसलिए लगाया है क्योंकि यहाँ पर हीट जो है वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर वाले हिस्से की तरफ ट्रांसफ़र हो रही है ना. तो टेम्परेचर डिफरेंस के रिस्पेक्ट में देखोगे तो फाइनल टेम्परेचर लोअर है, इनिशियल टेम्परेचर हायर है, टेम्परेचर डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव आपस में बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है ना. इसलिए हमने नेगेटिव साइन यहाँ पर यूज़ किया है. अगर आप डिफरेंशियल फॉर्म में यूज़ ना करना चाहो, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद दैट, अगर हम एज अ होल रॉड के बारे में बात कर रहे हैं तो फिर हम इसको डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा टी लिख सकते हैं, डी क्यू बाई डी टी लिखने की बजाय, इज इक्वल टू माइनस के टाइम्स ए टाइम्स डी टी की जगह अपन लिखेंगे टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस रॉड, यानी कि हायर टेम्परेचर माइनस लोअर टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय डी एक्स की जगह अपन लिखेंगे लेंथ ऑफ द रॉड. तो लेंथ ऑफ द रॉड कितनी हमने लिया है यहाँ पर, एल लिए. तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया जिसको हम लोग यूज़ करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स करने के लिए. इससे ज़्यादा आपको कुछ भी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपके लगभग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे. इस फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना. चलो, तो थोड़ा सा अपन है ना ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है के, इसके बारे में और अच्छे से बात कर लेते हैं, राइट. सो हियर दिस के इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया. इसकी जो एसआई यूनिट है वो आप खुद भी निकाल सकते हो, के को एक तरफ रख लो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ ले जाओ. तो यहाँ पर आप जब इसकी एसआई यूनिट निकालोगे तो ये आपको मिलेगी जूल पर सेकंड पर मिनट पर मीटर पर केल्विन, जूल पर सेकंड पर मीटर पर केल्विन. इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आप यूजिंग एसआई यूनिट आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, बट ध्यान रख लेना, एक बार खुद से फिगर आउट करने की कोशिश करना, आपको अपने आप ही ध्यान रह जाएगा. m1 l1 t-3 q-1, ठीक है. तो ये जो डायमेंशंस वाला चैप्टर हम पढ़ते थे ना, यूनिट एंड डायमेंशंस, तो वहाँ पे आपको बड़ा डिफिकल्ट सा लगता होगा कि यार ये पता नहीं क्या चीज़ आ गई, थर्मल कंडक्टिविटी, ये वो फलाना डिमका. अब आपके सामने सारी की सारी कहानी जो है वो आ चुकी है, आप खुद ये डायमेंशंस वगैरह फिगर आउट कर सकते हो. आपको ये भी ध्यान रखना है कि सिल्वर जो है ना, मतलब मोस्टली जो मेटल्स होते हैं ना उनकी कंडक्टिविटी काफ़ी अच्छी होती है, और उनमें भी जो सिल्वर है वो काफ़ी अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है. तो सिल्वर हैज़ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी. नोटिस करो, करंट के केस में अगर अपन बात करें तो सिल्वर की जो करंट के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी होती है वो भी काफ़ी अच्छी होती है, रिलेटेड है आपस में, ठीक है ना. सो इट इज़ अ वेरी गुड थर्मल कंडक्टर. और वहीं अगर अपन बात करें कुछ ऐसे मटेरियल्स की जो कि हीट को ट्रांसफ़र ही नहीं होने देते, जैसे वुड हो गई, मतलब लकड़ी हो गई, ठीक है ना. जैसे वैक्यूम ले लो यार, है ना. थर्मल कंडक्शन तो तब होगा ना जब आपका सॉलिड मीडियम हो, अगर कोई मीडियम ही नहीं है तो फिर आपने परफेक्ट इंसुलेटर बना लिया एक तरीके से. तो जो थर्मल इंसुलेटर्स होते हैं उनके लिए आप ये मान सकते हो कि के की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 0 होती है. तो मैं आपको कुछ वैल्यूज़ बताता हूँ, कुछ प्रैक्टिकल वैल्यूज़ बताता हूँ तो आपको आइडिया लग जाएगा. जैसे देखो, अगर अपन मेटल्स की बात करें, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ब्रास, स्टील, रेड, मर्क्यूरी, इन सब की अगर आप थर्मल कंडक्टिविटी देखोगे ना तो आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू मिल रही है. ये काफ़ी अच्छे थर्मल कंडक्टर होते हैं. नॉन मेटल्स के अंदर अगर आप चले जाओगे तो इंसुलेटिंग ब्रिक ले लो, कंक्रीट ले लो, बॉडी फैट ले लो, इनकी थर्मल कंडक्टिविटी नोटिस करो आप, देखो कितनी कम है. मतलब ये नियरली इंसुलेटर्स हैं, है ना. वुड हो गया, आइस हो गया, बॉडी फैट हो गया, ये सब बहुत अच्छे थर्मल इंसुलेटर्स हैं. और अगर अपन गैसेस की बात करें, एयर ले लो, ऑर्गन ले लो, हाइड्रोजन ले लो, इनकी भी बहुत कम होती है थर्मल कंडक्टिविटी. मैंने बताया था ना, थर्मल कंडक्शन इज़ अ प्राइमरी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इन सॉलिड्स. तो गैसेस के अंदर तो अपन ज़बरदस्ती बात कर रहे हैं ये बताने के लिए कि हाँ चलो देखो इनकी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम है. सो सिल्वर हैज़ मैक्सिमम थर्मल कंडक्टिविटी. हमें एक बार और ये पता पड़ गया डेटा देखकर, इट इज़ अ वेरी गुड थर्मल कंडक्टर. एंड थर्मल इंसुलेटर्स की जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ऑल्दो वैल्यू मैंने टेबल के अंदर ले रखी है बट ऑलमोस्ट 0 है, आप ऑलमोस्ट 0 मान सकते हो, ठीक है इसको. अब अपन बात करते हैं थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स जो है उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है ना. जैसे कोई आपसे पूछे कि बताओ व्हाई डू कुकिंग पॉट्स हैव कॉपर कोटिंग एंड एट द बॉटम, राइट. अब तो कारण आपको समझ में आ ही गया होगा, आपने टेबल के अंदर देख लिया कि कॉपर जो है एक बहुत ही अच्छा थर्मल कंडक्टर होता है. तो अगर बेस जो है वो कॉपर का होगा तो जो हीट आप प्रोवाइड करवा रहे हो बर्तन को वो काफ़ी अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी. और काफ़ी अच्छे से अगर स्प्रेड हो जाएगी हीट तो फिर हर जगह पर
जैसे सपोज करो आप पानी गर्म कर रहे हो या खाना गर्म कर रहे हो तो हर हिस्से को बराबर हीट मिलेगी। अदरवाइज़ क्या होगा कि जहाँ पर आग जल रही है वहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र होगी, खाना उस हिस्से के अंदर जो होगा वो जल जाएगा। तो आपने क्या करा, कॉपर का बेस यूज़ किया ताकि हीट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि कॉपर एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर होता है। सेकेंड क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि वाई इज़ इट प्रीफर टू गिव अ लेयर ऑफ अर्थ और फोम इंसुलेशन ऑन द सीलिंग। अब अपने यहाँ पे राजस्थान के अंदर, मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, तो राजस्थान में तो बेहद गर्मी पड़ रही है यार, है ना। तो यहाँ पर जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं ना, पहले भी और अभी भी, तो उसके अंदर जब छत डलती है तो एक पूरी की पूरी लेयर जो होती है ना वो मिट्टी की होती है, फोम भी हो सकता है, ठीक है ना। मतलब एक बहुत अच्छा थर्मल इंसुलेटर यूज़ किया जाता है ताकि जो हीट एनर्जी रिसीव करी जा रही है सीलिंग के द्वारा वो इंसुलेट हो जाए, वो उस सीलिंग के ऊपर ही रह जाए, उससे हमारे तक ना पहुँचे, कमरे के अंदर जो हम बैठे हुए हैं वहाँ तक ना पहुँचे, वरना हालात जो है वो और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, वाई अ गुड हीट ट्रांसफरिंग सिस्टम इज इंस्टॉल्ड इन द कोर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। अब न्यूक्लियर रिएक्टर की जो कोर होती है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो अगर वहाँ पर आप एक अच्छा हीट ट्रांसफरिंग सिस्टम यूज़ नहीं करोगे तो इतनी ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो हो सकता है आपकी कोर को नुकसान पहुँचा दे। तो आप एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड, वेल डिज़ाइंड हीट ट्रांसफरिंग सिस्टम यूज़ करते हो ताकि जो कोर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको फटाफट से कूलेंट के द्वारा एब्जॉर्ब करवाया जाए और फिर उसको बिजली वगैरह बनाने के लिए यूज़ किया जाए। तो ये सारे के सारे जो फिनोमिना है वो थर्मल कंडक्शन के ऊपर बेस्ड है, आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए, इन सब का कारण आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप ये जो सिनेरियो है, एक रॉड के अक्रॉस आपने टेम्परेचर डिफरेंस रखा और उस रॉड के अंदर थर्मल कंडक्शन होने लगा, एक कांस्टेंट रेट के साथ में हीट फ्लो होने लगी। इसको आप एग्जैक्टली कंपेयर कर सकते हो हमारे इलेक्ट्रिक करंट वाले सिनेरियो से। और आप चाहो तो जो ओम्स लॉ आप इलेक्ट्रिसिटी के सिनेरियो के अंदर यूज़ करते हो उसको एज इट इज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पर थर्मल कंडक्शन के केस में। तो आपको इक्विवेलेंस ध्यान रखनी होगी कि कौन सी क्वांटिटी किसके इक्विवेलेंट है अगर दोनों सिनेरियोज को आप कंपेयर कर रहे हो तो जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफ़र यानी कि dq डिवाइडेड बाय dt है, इट इज़ इक्विवेलेंट टू करंट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड थर्मल करंट। इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे IH के द्वारा। द टेम्परेचर डिफरेंस TH माइनस TC, इट इज़ इक्विवेलेंट टू थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस एंड RH, इट इज़ कॉल्ड थर्मल रेजिस्टेंस। आप सोचो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, रो मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन A। रो हुआ करती थी रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की फॉर्म में अगर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखें तो कैसे लिखेंगे अपन, 1 डिवाइडेड बाय कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एज इट इज़ फॉर्मूला हमारा यहाँ पर भी एग्जिस्ट करता है, हम इसको कहेंगे थर्मल रेजिस्टेंस। इट इज़ नथिंग बट 1 डिवाइडेड बाय थर्मल कंडक्टिविटी multiplied by length of rod divided by area of cross section, so it is called thermal resistance। तो हमारा यहाँ पर भी ओम्स लॉ यूज़ किया जा सकता है, उसके अकॉर्डिंग करंट जो होती थी वो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस के इक्वल हुआ करती थी। तो यहाँ पे भी हमारी थर्मल करंट जो है वो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। आप नोटिस करो, सबकी वैल्यूज़ रख के देखो, आप IH की जगह ये रखोगे, TH माइनस TC को एज इट इज़ रहने दो और RH की जगह आप ये वाला चीज़ रखो, तो आप देखोगे यार ये तो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो अभी अभी आपने पिछली स्लाइड के अंदर पढ़ा था। तो अब आपको ओम्स लॉ अगर पता है तो आप थर्मल कंडक्शन के क्वेश्चन भी कर सकते हो अगर आपको ये इक्विवेलेंस पता है तो। सो दिस विल हेल्प अस व्हेन मल्टीपल स्लैब्स जॉइंड इन सीरीज और पैरेलल आर गिवन। खासकर उन सवालों के अंदर जहाँ पर हमें एक रॉड नहीं मल्टीपल रॉड्स दी हुई हो, उनको जॉइन किया गया हो, कभी सीरीज़ के अंदर ज्वाइन कर दिया, कभी पैरेलल के अंदर ज्वाइन कर दिया, तब खासकर हमारे लिए एनालॉजी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। नहीं मानोगे, चलो मैं आपको बताता हूँ, एक बार एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है ना। तो अपन देखते हैं स्लैब्स कनेक्टेड इन सीरीज़। स्लैब्स को अपन सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हमारी एनालॉजी हमारे केस को बहुत ही ज़्यादा आसान कर देगी। तो ये हमारी फर्स्ट रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 है और इसकी लेंथ L1 है। ये हमारी सेकेंड रॉड है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 है और इसकी लेंथ L2 है। दोनों को आपने सीरीज़ के अंदर ज्वाइन किया है। सीरीज़ के अंदर ज्वाइन करने का मतलब है जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है वो दोनों ही रॉड्स के अंदर सेम है
और यहाँ पे आप एक चीज़ और नोटिस कर रहे हो कि दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो भी सेम है, ठीक है ना। अब देखो, अब अगर अपन इसको रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस करें तो ये हमारा एक तरीके से पहला थर्मल रेजिस्टेंस हो गया और ये दूसरा थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अपन RH1 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा L1 अपॉन K1 इंटू ए, और RH2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा L2 अपॉन K2 इंटू ए। और सीरीज़ के अंदर जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो दोनों रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होता है। तो हमारा जो ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा RH1 प्लस RH2, है ना। ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ओवरऑल लेंथ दैट इज L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो तो सेम ही है A। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? RH1 प्लस RH2। आप नोटिस कर रहे हो एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आप सॉल्व करते चले जाओगे तो K इक्विवेलेंट इज नथिंग बट इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। आपको फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला याद मत रखना, ये अप्रोच याद रखना कि हाँ सर ने ऐसे ओम्स लॉ वगैरह यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया। तो बहुत आसान हो जाएंगे। अभी अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर अपन स्लैब्स को पैरेलल के अंदर कनेक्ट करते हैं, ये पहली स्लैब है, लेंथ L है, थर्मल कंडक्टिविटी K1 है। ये दूसरी स्लैब है, लेंथ L है, सेम है, थर्मल कंडक्टिविटी K2 है। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। पैरेलल में कनेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो सेम रहेगा। दोनों का एक सिरा TH और दूसरा सिरा TC टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर है। तो यहाँ पर भी अपन दोनों रॉड्स का अलग अलग थर्मल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो RH1 हमने निकाल लिया और RH2 हमने निकाल लिया, L अपॉन K1 A1 L अपॉन K2 A2। और हमें पता है कि पैरेलल के अंदर रेजिस्टेंसेस का फॉर्मूला कौन सा यूज़ होता है? 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन RH1 प्लस 1 अपॉन RH2। और हम जब वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करते चले जाएंगे तो एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा। K इक्विवेलेंट इज नथिंग बट K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। अगेन फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है, अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से हम स्लैब्स को रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर सकते हैं और रेजिस्टेंसेस वाले फंडे यूज़ करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो पहला क्वेश्चन अपन देखते हैं, अ हीट फ्लक्स ऑफ 400 जूल पर सेकेंड। अब हीट फ्लक्स का मतलब, घबरा मत जाना, यूनिट देख लिया करो, जूल पर सेकेंड। इसका मतलब आपको dQ डिवाइडेड बाय dt या कह लो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T दे दिया गया है 4000 जूल पर सेकेंड इज टू बी पास्ड थ्रू अ कॉपर रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। आपको लेंथ दे दी गई है 10 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 10⁻⁻² मीटर। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 10⁻² का स्क्वायर यानी कि 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 400 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें दे दी गई है 400 वॉट। वॉट इज नथिंग बट जूल पर सेकेंड, है ना, तो वो यूनिट है जूल पर सेकेंड पर मीटर पर केल्विन कह लो या पर डिग्री सेल्सियस कह लो। टेम्परेचर डिफरेंस की बात होती है तो यहाँ पर दोनों चीज़ें सेम ही है। द टू एंड्स ऑफ दिस रॉड मस्ट बी केप्ट एट अ टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ। तो हमें डेल्टा टी फाइंड आउट करना है यानी कि TH माइनस TC हमें फाइंड आउट करना है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया यार, हमारे पास में फॉर्मूला है ही। कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे? dQ डिवाइडेड बाय dt या कह लो डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इज इक्वल्स टू K टाइम्स A टाइम्स TH माइनस TC डिवाइडेड बाय L। नेगेटिव साइन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है टेम्परेचर डिफरेंस हमें पॉजिटिव में देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो TH माइनस TC है मतलब जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो हो जाएगा L अपॉन KA मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T। आप इसको यूँ भी देख सकते हो कि टेम्परेचर डिफरेंस का मतलब हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इट इज़ नथिंग बट करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे थर्मल करंट को आपने थर्मल रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, सेम चीज़ है। चलो वैल्यूज़ रखो, तो लेंथ हो जाएगी हमारी 10 × 10⁻⁻², K हो जाएगा 400, एरिया हो जाएगा 100 × 10⁻⁴ और डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा T हो जाएगा आपका 4
1000। तो देखो 00 से ये 00 कैंसिल आउट हो गए, 4 से ये 10 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इस 10 से ये 10 कैंसिल आउट हो गया, -4 को ऊपर ले जाएंगे +4 हो जाएगा, +4 -2 करोगे तो +2 बचेगा, यानी कि आ जाएगा आपका 100 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स दैट ऑफ स्टील, है ना। तो थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 9 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ steel. In the composite cylindrical bar shown in figure, what will be the temperature at the junction of copper and steel? मतलब यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा। तो अपन ये मान लेते हैं हमारा हायर टेम्परेचर है, ठीक है, और ये हमारा लोअर टेम्परेचर है। दोनों रॉड्स आपको कैसे कनेक्टेड दिखाई दे रही है, सीरीज़ के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ के अंदर आपकी जो थर्मल करंट है वो सेम रहती है। ध्यान रखना, सीरीज़ के अंदर जो थर्मल करंट है वो सेम रहती है। तो सबसे पहले तो अपन रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो अपन आर ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/K ऑफ कॉपर मल्टीप्लाइड बाय L/Ka होता है ना। तो L हमें कितना दे रखा है, 18 सेंटीमीटर। चलो अपन इसको यूज़ कर लेते हैं, 18 सेंटीमीटर। 18 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 18 × 10⁻², ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ नहीं है तो अपन मान लेते हैं A, है ना। तो ये कॉपर का थर्मल रेजिस्टेंस हो गया। अगर स्टील के थर्मल रेजिस्टेंस की बात करें तो लेंथ कितनी है, 6 सेंटीमीटर, 6 × 10⁻², और इसकी जो कंडक्टिविटी है वो है KST, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों का सेम है तो इसको हमने लिख लिया A। हम थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर की जगह 9 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील यूज़ कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 18 × 10⁻² डिवाइडेड बाय 9 टाइम्स थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ स्टील मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। तो ये दोनों के थर्मल रेजिस्टेंसेज हो गए। हम चाहें तो कंपेयर भी कर सकते हैं और हमारा काम आसान हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये 9 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 10⁻² डिवाइडेड बाय KST टाइम्स A, और ये है 6। तो इसको अपन लिख सकते हैं, अगर इसको आप लिखते हो R, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स R। आया समझ में, है ना। तो ये काम थोड़ा सा कैलकुलेशन हमारा आसान कर देगा। अब थर्मल करंट हमें सेम रखनी है। तो अगर आप कॉपर के अंदर थर्मल करंट देखोगे तो कॉपर का टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे सर TH, या TH की जगह अपन डायरेक्ट रिप्लेस कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस -T डिवाइडेड बाय कॉपर का रेजिस्टेंस कितना है R। और अगर आप स्टील को कंसिडर करोगे तो स्टील का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कितना है, T-0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका, 3R हो जाएगा। R से R कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस -3T इज इक्वस टू T, यानी कि 4 टाइम्स T इज इक्वस टू 300। तो T की वैल्यू हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाय 4। तो आपका आंसर आ जाएगा 2 बचेंगे 75 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर A आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर हल्का सा दिमाग लगाना था आपको कि सर ने बताया था कि आप इन स्लैब्स को रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर सकते हो, इनके कॉम्बिनेशन को रेजिस्टेंसेस के कॉम्बिनेशन से कंपेयर कर सकते हो, आपका काम बेहद आसान हो जाएगा। एग्जैक्टली यही हमने किया है और हमारा काम बेहद आसान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच रॉड हैज़ सेम लेंथ, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर T। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी के केस में जंक्शन लॉ होता था, जंक्शन लॉ का मतलब क्या होता था कि जंक्शन के ऊपर जितनी करंट्स आ रही है उतनी करंट बाहर निकलनी चाहिए, ठीक है, यहाँ तक की बात हो गई। तो यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 90 डिग्री सेल्सियस पर है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पर है। तो इधर से थर्मल करंट फ्लो हो रही है, इधर से थर्मल करंट फ्लो हो रही है, और इधर ये दोनों करंट्स मिलके इस तरीके से जा रही है। या यूँ कह लो कि तीनों ही जो रॉड्स हैं इनके अंदर फ्लो होने वाली जो टोटल थर्मल करंट है उसका सम कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है ना। दोनों तरीके से आप बात कर सकते हो और इसी को आपको यूज़ करना है। तो अगर अपन
फर्स्ट रॉड के अंदर थर्मल करंट की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री सेल्सियस माइनस टी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, इसका ले लेते हैं आर, क्योंकि रॉड्स जो हैं वो सेम है, ठीक है, तो आप रेजिस्टेंसेस तीनों का सेम ले सकते हो। दूसरी वाली रॉड के अंदर हो जाएगा प्लस 90 डिग्री सेल्सियस माइनस टी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वस टू टी माइनस 0 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय आर। आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, 90 और 90 ऐड होके 180 डिग्री सेल्सियस हो जाएंगे, माइनस 2t बच रहा है और इधर t बच रहा है, यानी कि 180 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू नथिंग बट 3t। तो t की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 3, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ईच रॉड हैज़ सेम लेंथ एंड सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया। अगर थर्मल कंडक्टिविटी भी सेम होती तो सबका रेजिस्टेंस भी सेम हो जाता, बट थर्मल रेजिस्टिविटी अलग अलग दे रखी है। फाइंड द इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सिस्टम। तो अपन क्या करते हैं, पहले RH1 निकालते हैं, तो ये हो जाएगा L अपॉन K डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स A। RH2 निकालते हैं तो ये हो जाएगा L अपॉन 5K टाइम्स A, और अपन RH3 निकालते हैं तो ये हो जाएगा L अपॉन K टाइम्स A, ठीक है। तीनों सीरीज़ के अंदर हैं, तो तीनों का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो किसके बराबर हो जाना चाहिए, तीनों के रेजिस्टेंसेस के सम के बराबर हो जाना चाहिए। चलो तीनों के रेजिस्टेंस को हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब ऐसे देखिए अगर अपन, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस किसके बराबर होगा, ओवरऑल लेंथ, तो ओवरऑल लेंथ हो जाएगी आपकी 3L डिवाइडेड बाय ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी टाइम्स ओवरऑल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दैट इज़ A, है ना, वो तो सब थ्रू आउट सेम ही है। तो इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ L अपॉन KA, है ना। इसको आप लिख सकते हो 1 अपॉन 5 टाइम्स L अपॉन KA, और इसको आप लिख सकते हो L अपॉन KA। आप नोटिस कर रहे हो L अपॉन A इधर से इधर से इधर से और इधर से सब जगह से कॉमन आके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 3 अपॉन K इक्विवेलेंट इज़ नथिंग बट 2 अपॉन K प्लस 1 अपॉन 5K प्लस 1 अपॉन K। एलसीएम आ जाएगा आपका 5K, तो इधर बचेगा 10K, इधर बचेगा आपका 1K, ठीक है। और K भी क्यों ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, अगर मैं इसको ढंग से यूज़ करता हूँ तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 1 और इधर आ जाएगा आपका 5, तो 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 5K इज इक्वल्स टू 3 अपॉन K इक्विवेलेंट। तो यहाँ से K इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इक्विवेलेंट उल्टा कर दो तो K इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू 5K डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये आ जाएगा 15K डिवाइडेड बाय 16। 15K डिवाइडेड बाय 16, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट देखो, द लेंथ एंड रेडाई ऑफ 2 रॉड्स मेड ऑफ सेम मटेरियल, सेम मटेरियल का मतलब है दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी सेम है, आर इन द रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:3 रिस्पेक्टिवली। इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स फॉर द 2 रॉड्स बी द सेम, यानी कि जो थर्मल पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी सेम है, in steady state the amount of heat flowing per second through them will be in the ratio of। तो अपन सबसे पहले तो इनका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो RH1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय K टाइम्स A1, और RH2 जो होगा वो हो जाएगा L2 डिवाइडेड बाय K टाइम्स A2। अब RH1 डिवाइडेड बाय RH2 जो है वो निकालो, तो 1 अपॉन K से 1 अपॉन K तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L1 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स A2 डिवाइडेड बाय A1, या फिर इसको आप लिख सकते हो L1 डिवाइडेड बाय L2 टाइम्स पाई R2 स्क्वायर, तो पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, R2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर। अब ये रेशियो आपको गिवन है तो इसको अपन यूज़ कर लेते हैं, तो RH1 डिवाइडेड बाय RH2 इज इक्वल्स टू L1 डिवाइडेड बाय L2 आपको कितना दे रखा है 1 डिवाइडेड बाय 2, एंड R1 डिवाइडेड बाय R2 दे रखा है आपको 2/3, तो यानी कि हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 4,
तो ये हो जाएगा 9/8, ये आपके रेजिस्टेंसेस का रेशियो हो गया। अब सोचो करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो आपकी जो थर्मल करंट IH1 एंड थर्मल करंट IH2, इन दोनों का जो रेशियो होगा वो इन्वर्स रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस की फॉर्म में होगा, RH2 डिवाइडेड बाय RH1 की फॉर्म में होगा, मतलब 8/9। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाना चाहिए, करेक्ट हो जाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की, क्योंकि थर्मल कंडक्शन जो है उसके साथ आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो। आपने देखा कि क्वेश्चन कैसा भी हो हमारी पकड़ से बाहर नहीं है, हमने कुछ पढ़ा ही इस तरीके से इस टॉपिक को कि हमारी पकड़ से बाहर क्वेश्चन नहीं जा सकता। अब हमारे सेकंड मोड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड कन्वेक्शन, और सबसे पहले तो ये होता क्या है, अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर। असल में आपके मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स जो कि हीट एनर्जी एक्सेप्ट कर चुके हैं, वो अब असल में मूव कर रहे हैं, वो ही उस हीट एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। सो इट इज़ ओनली पॉसिबल इन फ्लूइड्स, क्योंकि सॉलिड्स के अंदर तो आपके पार्टिकल्स एंड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो मूव नहीं कर सकते, तो उसके अंदर तो ये मेथड पॉसिबल ही नहीं है। तो फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड्स भी आ जाते हैं और गैसेस भी आ जाते हैं, इन दोनों के अंदर ये वाला मेथड जो है वो आपको काम करता हुआ नजर आएगा। दो अलग अलग तरीके से हो सकता है, नेचुरल कन्वेक्शन भी हो सकता है, इसके अंदर ग्रेविटी जो है इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब कैसे आप ये पूछोगे, तो जैसे पानी को गर्म करने का एग्जांपल लो, तो आप पानी को गर्म करते हो तो आप पानी के निचले हिस्से को हीट प्रोवाइड करवा रहे हो। अब जो निचला हिस्सा है वो हीट को पाकर एक्सपेंड हो जाएगा, अगर वो एक्सपेंड हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी यानी कि हल्का हो जाएगा वो रिलेटिवली, तो वो हिस्सा ऊपर की तरफ फ्लोट कर जाएगा, और ऊपर जो रिलेटिवली हायर डेंसिटी वाला वाटर है जो कि ठंडा पानी है वो फ्लो होके कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि पानी गर्म हुआ और असल में वो ऊपर चला गया, पानी गर्म हुआ और वो गर्म पानी ऊपर चला गया, असल में आपके मैटर का मूवमेंट हो रहा है। लेकिन ये केवल और केवल इसलिए हो रहा है नेचुरली क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी प्रेजेंट है। ग्रेविटी की वजह से ही तो ऐसा होता है ना कि आपका जो रिलेटिवली हायर डेंसिटी वाला पोर्शन है वो नीचे की तरफ आ जाता है और रिलेटिवली जो लोअर डेंसिटी वाला पोर्शन है वो ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगता है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, यानी कि नेचुरल कन्वेक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ग्रेविटी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल होता है। In forced convection, material is forced to move by a pump or some other physical means. अब यहाँ पे तो ग्रेविटी ने अपना काम कर दिया, नेचुरली ये काम हो गया। अगर आप मान लो ग्रेविटी के अलावा अगर किसी अदर फिजिकल मीन्स की हेल्प लेते हुए जो हीटेड पोर्शन है मटेरियल का उसको फ्लो करवा रहे हो, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँचा रहे हो, तो इस तरीके का जो कन्वेक्शन है वो कहलाएगा आपका फोर्स्ड कन्वेक्शन, राइट। और बहुत सारे सिस्टम है यार, बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारा फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम है। हमारे देश में तो इतनी ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती, बट बाहर के देशों में खासकर वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो वहाँ पर घरों को गर्म रखने के लिए इस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है जहाँ पर फोर्स्ड कन्वेक्शन को यूज़ किया जाता है। गर्म हवा को कंटिन्यूसली फेंका जाता है और ठंडी हवा को कंटिन्यूसली बाहर निकाला जाता है। इवन हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, वो भी फोर्स्ड कन्वेक्शन का एग्जांपल है, और उसके अंदर पंप की तरह कौन यूज़ आ रहा है, हमारा हार्ट। तो बेसिकली हमारा हार्ट क्या करता है, हमारे ब्लड को पंप करता है और फिर वो ब्लड हमारे पूरी की पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है। तो उस ब्लड के थ्रू हमारा बॉडी का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रहता है ना। जैसे मान लो बॉडी का कोई हिस्सा बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया तो हार्ट क्या करेगा, जो गर्म ब्लड है उसको पंप करने लगेगा और वो उस ठंडे हिस्से तक पहुंचेगा और वहाँ के टेम्परेचर को वापस से बॉडी के टेम्परेचर तक ले आने की कोशिश करेगा। तो हमारे बॉडी के टेम्परेचर के मेंटेन्ड रहने का एक बहुत बड़ा जो काम है वो किस के द्वारा पॉसिबल है, वो केवल और केवल कन्वेक्शन नाम के मेथड के द्वारा ही पॉसिबल है। कूलिंग सिस्टम की बात कर लो इन ऑटोमोबाइल्स, या फिर इवन आप जो गेमिंग वगैरह के लिए लैपटॉप्स या जो सिस्टम्स यूज़ करते हो उनके अंदर आपने लिक्विड कूलिंग के बारे में सुना होगा, है ना। जो रिएक्टर्स होते हैं, ठीक है, जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया या अदर थर्मल रिएक्टर्स भी हो गए इवन, ठीक है ना, उनके अंदर भी इन कूलिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर भी इस तरीके के कूलिंग सिस्टम्स का यूज़ किया जाता है क्योंकि इंजन के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो उस हीट को बाहर निकालना ज़रूरी है और वहाँ पर थर्मल कन्वेक्शन का यूज़ किया जाता है।
अगर अपन नेचुरल कन्वेक्शन के बारे में बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपसे अक्सर पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है, जैसे कोई तालाब हो गया, झील हो गई, नदी हो गई, समुद्र हो गया, उसके किनारे पर जब आप जाओगे तो आपको सी ब्रीज़, बहुत ठंडी ठंडी हवा, खासकर दिन में जब भरी गर्मी पड़ रही होती है ना, सूरज एकदम सिर पर होता है, तब भी आपको बिल्कुल ठंडी हवा अपने पास बहती हुई नज़र आती है। इसको अपन बोलते हैं सी ब्रीज़। तो ऐसा क्यों होता है, आप इसको थर्मल कन्वेक्शन के आधार पर आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो देखो, वाटर जो है उसकी उसकी जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा है। रेत के कंपैरिजन में रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम है। कहने का मतलब, अगर आप वाटर का और रेत का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ करना चाहते हो तो वाटर को आपको काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी इन कंपैरिजन विथ रेत, राइट। तो होता क्या है कि दिन के टाइम पर रेत जो है उसका टेम्परेचर काफ़ी जल्दी इंक्रीज़ हो जाता है, जबकि वाटर बॉडीज़ जो हैं उनका टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है, इतना आसानी से इंक्रीज़ नहीं होता। तो वाटर बॉडीज़ के आसपास जो हवा है वो ठंडी हवा होती है ना, और जो रेत के आसपास हवा है वो गर्म हवा होती है। अब ये जो गर्म हो चुकी है हवा, ये थर्मल कन्वेक्शन के थ्रू फ्लो होने लगेगी कहाँ पर, ऊपर की तरफ, और इस स्पेस को फिल करने के लिए यहाँ से जो ठंडी हवा है वो रेत की तरफ फ्लो होने लगेगी, और इस वजह से हमें सी ब्रीज जो है वो फ्लो होती हुई नज़र आती है। रात के टाइम पे उल्टा हो जाएगा, रात के टाइम पे आपको लैंड ब्रीज फ्लो होते हुए नज़र आएगी। रात के टाइम पे जो रेत है वो काफ़ी जल्दी ठंडी हो जाएगी, और वाटर बॉडीज़ जो है उनका टेम्परेचर इतना आसानी से नहीं गिरेगा, तो वहाँ पर आपको जो ब्रीज़ है वो लैंड टू वाटर बॉडीज़ फ्लो होते हुए नज़र आएगी, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर सब कुछ दिखा रखा है मैंने आपको। यहाँ से ये जो गर्म हवा है ये ऊपर उठती है और इधर की तरफ फ्लो होने लगती है, और यहाँ से ठंडी हवा इधर की तरफ फ्लो होने लगती है, क्योंकि हमारा दिन के टाइम पर जो लैंड है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन विद वाटर, पर रात के टाइम पे उल्टा हो जाता है, वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है इन कंपैरिजन विद लैंड, तो जो फ्लो है वो आपका रिवर्स हो जाता है। अब यहाँ से एयर इधर की तरफ और यहाँ से एयर इधर की तरफ, तो लैंड ब्रीज जो है रेत से पानी की तरफ आपकी हवा फ्लो होने लगती है। ट्रेड विंड्स के बारे में भी कभी आपने अगर नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ। बेसिकली जो हमारी अर्थ है उसके भी हर हिस्से को इक्वल अमाउंट ऑफ हीट नहीं मिल रही। अगर आप जो नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है उसको अगर आप कंसिडर करोगे तो वहाँ पर काफ़ी कम हीट मिल रही है इन कंपैरिजन विद इक्वेटर। तो इक्वेटर के आसपास वाला जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है। थर्मल कन्वेक्शंस के थ्रू ये जो गर्म हो चुकी है हवा, इसको किसकी तरफ फ्लो होना चाहिए, पोल्स की तरफ फ्लो होना चाहिए। हालांकि ट्रेड विंड्स जो हैं वो आपको नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन से फ्लो होती हुई नज़र आती है। उसका कारण क्या है, आपके अर्थ का रोटेशन। आपकी अर्थ जो है वो भी ईस्ट की तरफ फ्लो हो रही है ना, तो आपको नॉर्थ ईस्ट इस डायरेक्शन से ट्रेड विंड्स जो है फ्लो करते हुए नज़र आती है। बट उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो थर्मल कन्वेक्शन के ऊपर ही बेस्ड है। आप आसानी से थर्मल कन्वेक्शन के ऊपर इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ ट्रेड विंड्स जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है, या फिर जो सी ब्रीज है या जो लैंड ब्रीज है वो किसके ऊपर बेस्ड है। ऐसे क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों, आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। आपने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र के बारे में जान लिया है, पढ़ लिया है। वन इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्शन, अदर इज़ कॉल्ड थर्मल कन्वेक्शन। दोनों के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स हैं, खासकर थर्मल कंडक्शन के ऊपर बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है वो अब आप आसानी से कर सकते हो। आप ट्राई करना, डिफरेंट तरीके के न्यूमेरिकल्स एक बार ट्राई करना, ताकि आपको पता लगे कि मिरेकल सीरीज़ की पावर क्या है। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इनको शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, और इन वीडियोस को शुरुआत से आखिरी तक देखो, और फिर अगर आपको पसंद आए तो फिर इन वीडियोस को लाइक करो, ताकि मुझे सच में ये पता चलता रहे यार असल में कितने लोगों की हेल्प कर पा रहे हैं ये वीडियोस। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय।